मॉस्को से है। जी हां, रूस की राजधानी मॉस्को से। मॉस्को के कंसर्ट हॉल में हुए दहशतगर्दाना हमले में कम से कम 70 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। कुछ बंदूक बरदार क्रॉक्स सिटी हॉल में घुस आए और लोगों पर ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। गोलीबारी के दौरान धमाका भी हुआ, जिससे इमारत में आग लग गई। इमारत के छत का कुछ हिस्सा भी गिरा है। कुछ ऑनलाइन साइट्स में शाया गैर मुसद्दका रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस तरह से वहां पर धमाके के बाद की सूरत हाल है। और लगातार इस खबर पर जो रूस की जो आला हुकाम है, व्लादिमीर पुतिन या दूसरे तमाम इस पर गहरी नजर रखे हुए हैं। और इसी बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मॉस्को दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। एक्स पर अपनी पोस्ट में वजीर आजम ने लिखा है कि महलूकीन के लवाहिकीन से यगानगत का इजहार करते हैं। उन्होंने लिखा है कि इस दुख की घड़ी में भारत रूस के साथ खड़ा है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस और आईटी भद्रवाह कैंपस के शोबे ने आई हब दिव्या संपर्क आईआईटी रुड़की के तावन से ड्रोन टेक्नोलॉजी और इसकी एप्लीकेशंस पर 2 रोजा वर्कशॉप का आगाज किया है। यह वर्कशॉप भद्रवाह कैंपस में मुनक़िद हुई है, जिसमें मुख्तलिफ तालीमी इदारों, भद्रवाह कैंपस के शोबे जात के 200 शुरका, हिंदुस्तान फौज के एहलकारों और जवानों और तदरीसी व गैर तदरीसी अमले ने शिरकत की है। हरविंदर सिंह IAS डिप्टी कमिश्नर डोडा इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने भद्रवाह कैंपस को एक अहम मौजू पर इस तरह की तकरीब मुनक़िद करने पर मुबारकबाद दी है। एप्लीकेशन एरिया जो हिल में है, डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर करना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और उसको कैसे हम ड्रोन को उसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस पे हमने बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आए हैं। तो ये 2 लोग इनको 2 दिन में बच्चों को एक स्पार्क जनरेट करेंगे कि ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ का कितना इफ़ेक्टिवनेस है इस एरिया में और डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। और ये पहला इनिशिएटिव है हमारा जिसमें हमने स्कूल के बच्चे भी बुलाए हैं, ताकि स्कूल के बच्चों में भी उनको भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले, ताकि फ्यूचर में अगर उनको इसमें करियर प्रोस्पेक्टिव्स दिखते हैं तो वो फ्यूचर में इसी पे काम करें। पुर से आए हैं और उन्होंने अभी सबको डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। बच्चे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी के, और ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्या क्या फ़ायदे हैं एग्रीकल्चर में, सर्वेलेंस में। इसके अलावा टूरिज़म सेक्टर को प्रमोट करने में ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हमारे इस ज़िले में है, और ऐसे प्रोग्राम से हमारे यहाँ पे इनोवेटर्स बनेंगे, हमारे यहाँ पे बच्चे इस लाइन में आएंगे, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने लाइवलीहुड जनरेशन पे काम करेंगे। तो आगे चल के अब मुझे जो बताया गया, अप्रैल में एक 1 वीक लॉन्ग वर्कशॉप होगी, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट में जितने हमारे ड्रोन ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर किया, हम उन सबको यहाँ पे कन्वर्ज करेंगे, उनकी ट्रेनिंग कराएंगे, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी और क्या हमारे एवेन्यूज़ हैं, उन सब के ऊपर काम किया जाएगा। और बडगाम जिले के तहसील नाराबल के कावसा खालसा में ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से पानी सड़कों पर और घरों के सहनों में जमा हो गया, जिससे मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। जमा शुदा पानी से उठने वाली बदबू से मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ने का खतरा भी लाक हो गया है। लोगों का कहना है कि यहाँ कुछ खुदगर्ज अनासिर ने इस ड्रेनेज सिस्टम में रुकावटें पैदा की हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। ड्रेनेज का यहाँ मसला है बहुत, आप खुद देख रहे हो पानी कितना है इधर। मकबरा हमारा ये है, अगर मरना तो हर किसी को, हमको भी मरना है। अगर जनाजा उठाएंगे हम, किसी का भी चल नहीं सकेगा, ये आप खुद देख रहे हो। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, हम किसी के खिलाफ नहीं है कि किसी ने बंद किया, अलबत्ता लोगों को भी खुद सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। हमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बहुत पानी 3 महलों से आता है, फिर यहाँ पे जमा हो जाता है, हमें बहुत परेशानी होती है। यहाँ बीमारियों का खतरा होता है, क्योंकि जब जो ही ये गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ पे बदबू आने लगेगी। लिहाजा हम मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश करते हैं कि ये इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और इस ड्रेनेज का मसला हम हल किया जाए। ड्रेनेज थे वो कुछ लोगों ने बंद किया है। उसके बाद हमने पुलिस से भी गुजारिश की थी, कि तहसीलदार साहब को भी गुजारिश की थी, वो आए थे यहाँ पे, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ था। सब 3 मोहल्ले में जो पानी जमा होता है वो यहाँ पर ही सब जमा होता है,
उसके बाद बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बदबू आ रहा था यहाँ पर, बच्चे लोग बीमार होते हैं, बूढ़े बीमार होते हैं, औरत लोग बीमार होते हैं। क्या करेंगे यहाँ का? अब देखो यहाँ पर कितने पानी जमा होते हैं यहाँ पर। आगे जो कुछ अनासर है, कुछ लोग है, उनने ड्रेन बंद किया या हल्के ए वालों ने। हमने तहसीलदार भी लाया, नहीं भी तहसीलदार भी लाया, बहुत बार लाया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वो ड्रेन इस वक्त पर इसीलिए ये पानी यहाँ जमा रहता है। 3 तल आना वो गो वो मंथान क्या कोर माल नेचन तक कर कोर कर दपान योर नफर सो ना सोज गाड़ सोतम वो मा पकानी अत मन वनकस मजबूर। काउसा खालिसा के वार्ड नंबर 3 के लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज है। ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है और पानी की निकासी में काफ़ी सारे मुश्किलात पेश आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि यहाँ बदबू की वजह से बीमारियाँ फूट पड़ने का ख़तरा लाहक हो गया है। और इसलिए लोग कहते हैं कि आज तक उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को बताया है, उनकी नोटिस में लाया है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कुछ खुदगर्ज अनासिर ने यहाँ ये ड्रेनेज सिस्टम बंद कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ की मुकामी आबादी जो है इन्हें मुश्किलात पेश आ रहे हैं। उनके सहनों में पानी दाखिल हो गया है और इसलिए उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए और इस पानी की निकासी के लिए भी इक़दाम उठाए जाएँ। न्यूज़ जम्मू कश्मीर के लिए मैं काउसा खालिसा से मुनीर हुसैन हुर्रा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा है कि यह बदकिस्मती की बात है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत हमेशा कायम नहीं रहेगी, लेकिन इदारों को तबाह करके जो सियासी विरासत वो अपने पीछे छोड़ जाएंगे उस पर तवील बहस होती रहेगी। To elections, within days of the election commission announcing the dates for the Lok Sabha polls, you see that the sitting chief minister and an important part of the opposition alliance has been arbitrarily arrested by the enforcement directorate. But he's not the first opposition leader to face this. Some weeks ago, the sitting chief minister of Jharkhand, he was also in a similar position. His deputy chief minister was arrested last year, I think it was, and others also. This is just unfortunately part of a process whereby democratic institutions in this country have gradually been eroded to the point where they almost now cease to exist. Now, whether the country realizes the risk and the threat that our democracy faces or not, time will tell. But the legacy that this government will leave, because this government won't last forever. At some point or the other, this government will be out of office, out of power. But the lasting legacy that they will leave, wherein democratic institutions will have been all but destroyed, is one that I think is extremely unfortunate for this country. As for Aam Aadmi Party and the others, this is a fight that will continue. लेकिन अगर आप देखें तो तमाम जो जमहूरी दायरे हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, एक एक करके उनको खोखला कर दिया गया है। यहाँ तक कि अब आम तौर पे लोग ज़्यादा अदालत से भी इंसाफ की उम्मीद नहीं करते थे। कम से कम जब इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी लगा तो लोगों को ये भरोसा था, ये विश्वास था कि और कुछ नहीं तो अदालत के दरवाजे खटखटा के हम वहाँ से कुछ हासिल कर सकेंगे। लेकिन आज अदालतों में अब ये हाल हो गया है कि जैसे ही जज का ऐलान होता है तो हमें पहले ही से ही पता होता है कि जज का फैसला क्या होगा। ये अब अगर हमारे अदालतों का हाल है तो आम लोग किस पे यकीन करें, किस पे भरोसा करें। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि केजरीवाल के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ताकत गलत इस्तेमाल कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी 400 सीटें हासिल करने का दावा कर रही है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मुफ्ती ने कहा कि केजरीवाल मौजूदा वजीर आला हैं और वो बगैर किसी सबूत के सलाखों के पीछे हैं। ये कहता है कि जो मुजरिम हो उसको जेल में होना चाहिए और जो इनोसेंट हो उसको बाहर होना चाहिए। मगर जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने भी मुजरिम लोग हैं,
वो बीजेपी के अंदर चले जाते हैं तो उनका जुर्म खत्म हो जाता है। जितने भी इनोसेंट लोग हैं, जो भी मासूम लोग हैं, जैसे केजरीवाल हैं या उससे पहले हेमंत सोरेन साहब या जितने भी ऑपोजिशन के लीडर हैं, वो सब इनोसेंट है। उसका सबसे बड़ा सबूत है, जो भी बीजेपी में नहीं जाता है और जेल चला जाता है वो इनोसेंट है। और इस वक्त जो केजरीवाल जी के साथ हो गया है, वो मुझे लगता है जो ये 400 पार की बात करते रहते हैं, असल में मुझे लगता है ये 200 सीट तक भी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए इनकी कोशिश है, जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं, किसी तरह से कांग्रेस के जो पैसे हैं वो फ्रीज कर दिए, बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। हर तरह से अपोजिशन को इलेक्शन से पहले ही खत्म करना चाहते हैं। तो इसलिए इसकी जितनी भी मजम्मत हो वो होनी चाहिए। और जो एक जमहूरी मुल्क का जो एक तकाजा है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, वो बीजेपी की एक बी टीम बन चुका है। देखिए, ये तो पहले तो हेमंत सोरेन को, उसके बाद एक सिटिंग, तो अभी आप खुद सोच लीजिए, अगर एक जो चीफ मिनिस्टर है, अगर उसको बेगुनाह होने के बावजूद अभी कोई उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है, उसको इस तरह जेल में डाल के बंद किया जाए, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक आम इंसान, हम तो जम्मू कश्मीर के लोग तो बिल्कुल ही मुसीबत में हैं। हमारे यहाँ तो बात करना ही गुनाह समझा जाता है। तो अगर पूरे मुल्क में एक चीफ मिनिस्टर को इस तरह जेल में डाल दिया जाता है, तो आम इंसान के साथ क्या सलूक होगा, वो आम लोगों को सोचना पड़ेगा। इलेक्शन आने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा कि आज के जमाने में जो चोर, उचक्का, करप्ट है, वो बीजेपी में जाके साफ हो जाता है, और जो बेगुनाह है उनको जेल हो जाती है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। में अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर नतीजे भुगतने के लिए धमकी। हमीरपुर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती ने की प्रेस वार्ता। बागियों पर साधा जमकर निशाना, कहा बागी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने भाजपा को दिया वोट। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल और पंजाब की सीमाओं पर प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। आने जाने वाले वाहनों की जा रही है जांच। असामाजिक तत्वों पर रखी जा रही है विशेष निगरानी। हमीरपुर में एक व्यक्ति पर अवैध रूप से ड्रोन का इस्तेमाल कर दवाइयां सप्लाई करने पर मामला किया गया है दर्ज। अवैध रूप से करीब 4-5 महीनों से की जा रही थी सप्लाई। पुलिस ने छानबीन के दौरान बरामद किया ड्रोन। राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी ने दी अब की बार 400 पार की गारंटी, कहा तीसरे टर्म के 100। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिक आमिर ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हुकूमत आने वाले लोकसभा इंतखाबात में हार के डर से इस तरह की शर्मनाक इक़दाम उठा रही है। तारिक आमिर ने कहा कि अपोजिशन को कमजोर करने की हुकूमत की कोशिश नाकाम साबित होगी। बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात पर कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के नाम पर हमारा मुल्क मशहूर रहा है, और आज बदस्तूर एक सिलसिला चल रहा है जहां इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, मिनिस्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। कल ही अरविंद केजरीवाल साहब को ईडी ने गिरफ्तार किया, और ठीक उसी मौके पर जबकि फर्स्ट फेज का इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू भी हुआ है। जाहिर है कि सरकार के पास अब वो यकीन नहीं कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसी वजह से वो इन हथकंडों का इस्तेमाल करने में शर्म और झिझक महसूस नहीं कर रहे हैं। शर्मनाक मामला है। और ये भी इसी के साथ कल ही आप, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस का जो अकाउंट है वो भी फ्रीज हो चुका है। जाहिर है कि ये सारे इक़दाम मनमानी, तानाशाही के इक़दाम हैं, और मकसद सिर्फ यही है कि जो आने वाला चुनाव है उसे मसक किया जाए और उसमें अपोजिशन को कमज़ोर किया जाए। लेकिन मेरा यकीन है, तजुर्बा यही बता रहा है कि सरकार कुछ भी करे, इससे हमारी सबबंदी में इजाफा ही होगा अपोजिशन की,
आवाम में और ज़्यादा इरादा मजबूत हो जाएगा, पुख्ता हो जाएगा, इनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक कौल ने कहा है कि ये पहले ही पाइपलाइन में था। कौल ने कहा कि केजरीवाल ने 9वीं बार ईडी के समन को टाल दिया था। कौल ने कहा कि अगर ईडी के पास काबिल कबूल सबूत नहीं है तो वो केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार करेंगे। नहीं है उनको तो ये 9वीं समन थी और 9वीं समन के बाद भी अगर उसको अपनी बात कहनी थी तो वो अपनी बात कह सकता था। और कल जो कोर्ट में ईडी ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जिसमें उन्होंने उनको अपने प्रूफ्स दिए हैं, तो उन प्रूफ्स को देखकर हाई कोर्ट ने वो रिजेक्ट किया था उसकी अरेस्ट की वारंट को। और इसलिए उसमें हमको लगता है कि पूरे ठोस प्रमाण ईडी के पास हैं और उस ईडी को ये ठोस प्रमाणों के आधार पर उन्होंने उसको अरेस्ट किया। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार असलवानी ने कहा है कि बीजेपी जमहूरियत को कुचल रही है। वकार असलवानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स मुंजमद करके यानी फ्रीज कर दिए गए हैं। पार्टी ने ये रकम आम लोगों से इकट्ठी की थी। जम्मू में वकार असलवानी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि वो इसका नोटिस लें ताकि पार्टी इस रकम को इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल कर सके। भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क में डेमोक्रेसी का कत्ल और डेमोक्रेसी को रूंधने पे तुली हुई है। हमने आज तक आजादी के 77 साल में ऐसा जो सिस्टम है बीजेपी का, जो बीजेपी ने एक तानाशाही का दौर चलाया हुआ है, वो हमने कभी नहीं देखा। आप प्रेस वालों ने भी नहीं कभी देखा होगा। कांग्रेस पार्टी अलाव के 11 बैंक खातों को सीज कर दिया गया ड्यूरिंग पार्लियामेंट इलेक्शन। और कसूर क्या था कि 1 महीना हमने अकाउंट अपने सबमिट करने में डिले किया, जिसका ज्यादा से ज्यादा जुर्माना जो है 10,000 रुपए है इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से। और बीजेपी क्या करती है, एक तो 115.32 करोड़ हमारे अकाउंट से डिटेक्ट किया जाता है और सीधा बैंकों से उसको ट्रांसफर किया जाता है गवर्नमेंट के खाते में, जिसमें इन खातों में टोटल 210 करोड़ था, जिसमें 115 करोड़ निकाल लिया और बाकी जो अकाउंट्स हैं वो सारे सीज कर दिए। ये तो कभी किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ कि मेन अपोजिशन पार्टीज के आप बैंक खाते सीज कर रहे हो ताकि ये ना अपना पब्लिसिटी कर पाए, ना अखबार में कोई पब्लिसिटी दे, ना प्रेस में कोई पब्लिसिटी दे, ना ये कैंपेन कर पाए, ना हम अपने कैंडिडेटों को कोई पैसा दे पाए। तो ये मुझे लगता है कि ये हिटलर के दौर से भी बदतर दौर गुजर रहा है इस मुल्क में हमारे। और वकार असलवानी के बयान के रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी यूसुफ ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को बहाल किया है, न कि खत्म। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पूरे मुल्क में सफाया हो चुका है और अब इस तरह के बयानबाजी कोई मानी नहीं रखती। मैं कहना चाहूंगा कि आप दौड़ रहे हो जम्मू कश्मीर में, आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। ये तो एजेंसियों का काम है कि कौन गलत करता है। अलबत्ता इतना है कि यहाँ मोदी जी ने जो ऐलान किया है, न किसी को खाने देंगे न खाएंगे, कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे जितने भी हड़तालें होती थी, जहाँ हर महीने में कैलेंडर निकलते थे,
आज वो कैलेंडर बंद है। आज यहाँ पे टूरिस्ट सेक्टर इतना बढ़ चुका है, आज हमारा किसान, आज हमारा स्कूल का बच्चा, आज हमारा दुकानदार, मुलाजिम सुबह निकल के शाम को खुशअस्लूबी से वापस आता है। तो ये डेमोक्रेसी है ना, इसी डेमोक्रेसी को मोदी जी ने बहाल किया है। पहले यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, यहाँ इन्होंने हमारे नेहरू जी से लेके राहुल गांधी तक उन्होंने कहा था कि कश्मीर एक अखाड़ा है, ये हिंदुस्तान की सियासत के लिए काफ़ी है। उन्होंने यहाँ मिलिटेंसी बनाई थी और अपनी राजनीति हिंदुस्तान में चलाते थे, बट मोदी जी ने वो ख़त्म किया। मोदी जी ने यहाँ डेमोक्रेसी बहाल की। कांग्रेस को अभी 50 साल लगेंगे इस नीति में आने के लिए। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस जो है ख़त्म हो चुका है लोगों के नज़रों में, तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस आगे चलने वाला नहीं। जो गलत करते हैं, जिनको चोरी छुपे पैसे आए हैं अकाउंट्स में, तो वो तो सीज होने ही है। जो घपला करके पैसा आ जाएगा उसमें तो वो एजेंसियां काम है, वो मोदी जी का काम नहीं है। जो गलत करेगा उसका सजा उठाना पड़ेगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यह अफसोसनाक है कि इंजीनियर रशीद को बगैर किसी वजह के जेल में रखा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें पता चल जाएगा कि इंजीनियर रशीद को सलाखों के पीछे डालने के पीछे कौन सियासतदान है। अपनी पार्टी डीपीएपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है और उन्होंने पहले भी ऐसा देखा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो कभी भी एनडीए के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। उमर ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई इशारा भी नहीं दिया है। उमर ने कहा कि वो एनडीए को हराने के लिए एकजुट हुए। अफसोस की बात है कि उनको जेल से करना पड़ रहा है। हालांकि अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है, कोई ट्रायल तो हुआ नहीं है, उन्हें किसी चीज़ के लिए गुनहगार पाया नहीं गया है। तो इस तरह उनको जेल में बंद रखना ये भी उनके साथ एक सोची समझी साजिश है। और हम सब जानते हैं कि इसके पीछे जम्मू कश्मीर का कौन सा सियासतदान जो है वो इसके पीछे है। जानते हैं हम कि किसको इंजीनियर रशीद साहब के साथ पुरानी दुश्मनी है और हुकूमत, दिल्ली की हुकूमत के साथ एक दोस्ताना रिश्ता कायम करके इंजीनियर रशीद के साथ ये जो है सलूक किया गया है। सब जानते हैं ये कौन है। कि जो जम्मू कश्मीर में शुरू होता है वो आखिरकार उसका असर बाकी मुल्क में भी होता है। हमने इन तमाम सियासी पार्टियों को कहा कि खबरदार रहिए, ये जो बंद करने का सिलसिला, गिरफ्तारियों का सिलसिला, जमहूरियत को खोखला करने का, ये तो जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ है, लेकिन इसका खात्मा जम्मू कश्मीर में ही नहीं होगा, इसका असर पूरे मुल्क में होगा। और ये अब आपको देखने को मिल रहा है। जो हमारे साथ हुआ, डिटेन करना, आर्बिट्ररी अरेस्ट, जमहूरियत का जो है जमहूरियत को नुकसान दिलाना, वो सब आज बाकी रियासत के मुल्क की रियासतों में आज आपको देखने को मिल रहा है। और बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक कौल ने अपनी पार्टी डीपीएपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बीच इत्तेहाद की खबरों पर कहा है कि अगर ऐसा है तो ये उन पार्टियों के लिए अच्छा है। पार्टीज हैं अब एक साथ जुड़ रही हैं। जहां पर हम अपनी पार्टी की बात करें, उन्होंने भी ओपन न्योता दिया है और सुनने में आ रहा है कि डीपीएपी जो है और सजाद लोन की जेकेपी से वो भी कहीं ना कहीं एक साथ उभर के आएंगे। चलिए, हम तो इसको स्वागत करते हैं। बहुत सारी अलायंसेस देश भर में हुई है। हम यहाँ जो कश्मीर में अलायंस हो रही है, हम इसका भी स्वागत करते हैं। और मरकजी वजीर मामलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा है कि उनके घर की ख्वातीन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हक में वोट देंगी। नरेंद्र मोदी ने ख्वातीन की तरक्की और बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमें शुरू की हैं। डॉक्टर सिंह ने उधमपुर जिले की चेन्नई तहसील के नारसो गांव में नुक्कड़ सभा से खिताब किया। नुक्कड़ सभा में जबरदस्त टर्नआउट देखने में आया। इनमें बीजेपी लीडरों और कारकुनों की एक बड़ी तादाद, मकामी लोग, खासतौर पर ख्वातीन शामिल थी। मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास हुआ, बल्कि एक नई कार्यशैली, एक नई कार्य संस्कृति की स्थापना करने का प्रयास हुआ। जैसे आपने कहा कि पहले इस गांव के लोगों को नीचे बुला लिया जाता था सड़क में, हाईवे पे, आज उसके विपरीत गांव-गांव जाकर के लोगों के साथ संपर्क करने का प्रयास होता है। ये दूर दराज का नरसू गांव बड़ा कठिन रास्ता है। यहाँ पालकी पर बुजुर्गों को उठाया करते थे। कोई बीमार पड़ जाता तो उसको अस्पताल तक पहुंचाने का साधन नहीं था। यहाँ तक पहुंचने की सड़क का निर्माण भी मोदी जी के ही कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों के भीतर हुआ और दूर दराज के जो गांव हैं वहाँ पर सड़कें निर्माणित हो रही हैं।